Today's topic is going to be menstrual cycle. उससे पहले ओव्यूलेशन की वीडियो देखना भूलना मत बस। अब द थिंग इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है वो, बट आज के बाद नहीं होगा। अब उसको देखने से पहले हम एक नॉर्मली एक साइकिल देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियसली, और ये 28 डेज का देखते हैं। अब दिस इज नॉट अ फैक्ट कि 28 डेज का ही होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट कैन वैरी टू वुमेन, ओके। और एक ही वुमेन में ये किसी पीरियड ऑफ लाइफ में ये कुछ ज़्यादा दिन की एंडोमेट्रियम वॉल विच गोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो ब्लीड आउट होके एंड फीमेल से पास आउट हो जाती है। नाउ उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। और अगर हम 28 डेज की साइकिल लेकर चलते हैं तो इसके हिसाब से 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, मतलब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगी और सेकेंडरी oocyte एज अ ओवम बाहर आएगा। नाउ at the end of 14th day जिस पे ओव्यूलेशन होगा, from that next day the 15th day the 14 days luteal phase और secretory phase would be started. Now it is a fact कि जो luteal या secretory phase है ये हमेशा 14 days का ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी साइकिल हो या कितनी भी छोटी हो। अब एक और चीज़ है, अगर हमें ये पता करना है कि किसी फीमेल का ओव्यूलेशन किस डे पे होगा, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कितने भी दिन की साइकिल है माइनस 14 डेज, मतलब द नंबर ऑफ डेज ऑफ साइकिल माइनस जो लूटियल फेज है उससे हमारा आ जाएगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। जैसे ये है 28 डेज की साइकिल, तो 28 माइनस 14 इट वुड बी 14। अदर एग्जाम्पल कैन बी, मान लो 26 डेज की साइकिल है और लूटियल फेज फिक्स्ड है 14 डेज का ही होगा, तो हम उसमें से लूटियल फेज माइनस कर देंगे और हम आ जाएंगे डे ऑफ ओव्यूलेशन पे, दैट वुड बी 12th डे। सो इसके 12th डे पे ओव्यूलेशन होगा। नाउ ये समझने के बाद हैप्पीली अपने एनसीईआरटी ग्राफ पे आ सकते हैं। अब इस साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्टिंग भी ऑलमोस्ट 3 to 5 डेज तक मेंसेस दिखाया है। अब एक चीज देखने की बात है, मेंसेस में जो चारों हार्मोन्स है विच इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो कि ओवेरियन हार्मोन्स है, एंड एफएसएच एंड एलएच विच आर पिट्यूटरी हार्मोन्स, इन चारों का अमाउंट अभी एकदम लोवेस्ट पे है, मतलब किसी भी हार्मोन का भी पीक नहीं आ रखा। नाउ जो फॉलिकुलर फेज है जो कि ऑलमोस्ट 5 डेज के बाद स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, उसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल है वो अभी बहुत कम है। हम देख सकते हैं ये रहा, एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तो इसमें क्या होता है, फीडबैक देता है। फीडबैक एज इन हम किसी होटल में जाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो उसमें हम फीडबैक देते हैं कि हमें अच्छा लगे, गंदा लगा। तो ऐसे यहाँ पे एस्ट्रोजन का अमाउंट लेवल कम है अभी, तो ये फीडबैक देगा किसको, एफएसएच को, विच इज अ पिट्यूटरी हार्मोन। ये एस्ट्रोजन एफएसएच को फीडबैक देता है, कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब ये उसको एक तरह का मैसेज भेज रहा है कि अपना लेवल बढ़ाओ। तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच को मैसेज भेजेगा कि तुम अपना लेवल बढ़ाओ, और एफएसएच अपना लेवल बढ़ाएगा और उससे क्या होगा, फॉलिकल्स डेवलप होंगे। कॉज एफएसएच नाम क्या है, फॉलिकल्स बढ़ाना, और उसके फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट हार्मोन दैट वुड बी स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। अब धीरे धीरे करके जब फॉलिकल डेवलप होगा और एक मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा विच इज अ ग्राफिन फॉलिकल, वो ग्राफिन फॉलिकल के फॉलिकल्स लेटर ऑन फर्दर एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, एंड दैट हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच विच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे एलएच का भी पीक आ चुका है और एफएसएच का भी पीक है, बट द थिंग इज जो एलएच है वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर होने का कॉज करता है। जब एलएच की पीक आती है तब हमारा मैच्योर फॉलिकल ब्रेकआउट हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। So the LH cells is responsible for the ovulation. Now here the follicular phase ends. अब आएगा luteal phase, और जो follicular phase में जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था वहाँ पे एस्ट्रोजन का एक ये भी काम होता है कि वो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन कराता है। तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियम वॉल्स बढ़ते जा रही है जो कि वो फर्स्ट स्टेज में कम थी। Now there is a last phase which is luteal phase और secretory phase। इसमें क्या होता है, अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो चुका है और उसमें से ओवम निकल चुका है। अब द रिमेन पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे प्रोजेस्टेरॉन, और ये फर्स्टली एंड मेनली हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की एक पीक आ रखी है, द रेड वन। और ये प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। नाउ जो कॉर्पस लूटियम है वो फर्दर एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, तब यहाँ पे एक सेकंड पीक भी दिखा रखी है एस्ट्रोजन की।
अब जब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कॉर्पस लुटियम से, इसका काम होता है एंडोमेट्रियम को फर्दर बनाना और इसको सिक्रेटर बनाना सो दैट द एम्ब्रियो कैन इम्प्लांट देयर। नाउ अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, नाउ जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है एंड हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, ये नेगेटिव फीडबैक देंगे LH एंड FSH को रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रोजेस्टेरॉन LH को और एस्ट्रोजन FSH को एक नेगेटिव फीडबैक देगा और ये दोनों का लेवल कम हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का लेवल कम हो चुका है। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो ये नेगेटिव फीडबैक देने के बाद जो LH का अमाउंट कम हुआ है, ये LH अब कॉर्पस लुटियम को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, और जब वो मेंटेन ही नहीं कर पाया तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है ये रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस लुटियम, मतलब वो लेटर ऑन डीजनरेट हो रहा है। और जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा तो क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल है जो कॉर्पस लुटियम रिलीज कर रहा था वो कम हो जाएगा एंड लेटर ऑन चारों हार्मोन्स का लेवल कम हो चुका है। इससे क्या होगा, जितनी भी एंडोमेट्रियम वॉल बनी है वो सब रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर मेंटेनिंग द वॉल्स। अब वापस अगेन ये मेंसेस का आ जाएगा और एक नेक्स्ट साइकिल में चले जाएगा। So this was the whole menstrual cycle and the graph of NCERT. So that is it for this time. Let's meet next time. Bye bye.